वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम अर्थात नेशनल इवेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो चलिए उसे हम लोग कंटिन्यू करें। अगला करंट अफेयर्स है, भारत और भूटान के बीच खोले जाएंगे 7 और व्यापार प्रवेश और निकास द्वार। तो भारत और भूटान के बीच 7 और व्यापार प्रवेश और निकास द्वार खोले जाएंगे। याद रखेंगे कि भारत और भूटान के बीच 7 व्यापार प्रवेश द्वार और निकास द्वार खोले जाएंगे। भारतीय पक्ष का नेतृत्व किसने किया? तो भारत की तरफ से इसका नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत वाणिज्य विभाग के सचिव BVR सुब्रमण्यम ने किया। तो भारतीय पक्ष की तरफ से नेतृत्व किसने किया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत वाणिज्य विभाग के सचिव BVR सुब्रमण्यम। और भूटान की पक्ष से नेतृत्व किसने किया? तो भूटान पक्ष का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो भूटान की पक्ष से जिसने नेतृत्व किया, भूटान मामलों के आर्थिक मंत्रालय के सचिव दासो कर्म। तो भूटान मामलों के आर्थिक मंत्रालय के सचिव दासो कर्म ने भूटान की तरफ से नेतृत्व किया। भारत और भूटान के बीच 7 प्रवेश और निकास द्वार कौन कौन से हैं? तो पहला है वस्तु प्रतिबंध के बिना नागरकोटा भूमि सीमा शुल्क स्टेशन। पहला है वस्तु प्रतिबंध के बिना नागरकोटा भूमि सीमा शुल्क स्टेशन। दूसरा है अगरतला भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, अगरतला भूमि सीमा शुल्क स्टेशन। तीसरा है धुमरी में सीमा पार में नियंत्रण के अधीन गुवाहाटी स्टीमर घाट में पांडु बंदरगाह। तो धुमरी में सीमा पार में नियंत्रण के अधीन गुवाहाटी स्टीमर घाट में पांडु बंदरगाह। चौथा है जोगी धोपा बंदरगाह जो धुमरी में सीमा पार के नियंत्रण में है। तो जोगी धोपा बंदरगाह जो धुमरी में सीमा पार के नियंत्रण में है। इसके बाद एशियाई राजमार्ग 48 जो भारत में तोरसा चाय बागान को भूटान को अहले से जोड़ता है। एशियाई राजमार्ग 48 जो भारत में तोरसा चाय बागान को भूटान को अहले से जोड़ता है। यह राजमार्ग कमारदिसा, जयगांव और बीरपारा में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के अनुरूप एक अतिरिक्त मार्ग के रूप में कार्य करता है। तो एशियाई राजमार्ग 48 जो भारत में तोरसा चाय बागान को भूटान को अहले से जोड़ता है, यह राजमार्ग कमारदिसा, जयगांव और बीरपारा में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के अनुरूप एक अतिरिक्त मार्ग के रूप में कार्य करता है। इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? ई अमृत पोर्टल। भारत सरकार ने एक ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया। याद रखेंगे ई अमृत पोर्टल कब लॉन्च किया? तो 10 नवंबर 2021 को। तो भारत सरकार ने 10 नवंबर 2021 को एक ई अमृत नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। ई अमृत पोर्टल क्या है? तो एक इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल है। तो ई अमृत पोर्टल एक इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल है। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया कहाँ से? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में चल रहे कोप 26 के समिट में। तो जो 2021 का जो कोप 26 समिट है, सम्मेलन है, वह कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ब्रिटेन के ग्लासगो में। तो इस पोर्टल को ब्रिटेन के ग्लासगो में चल रहे कोप 26 समिट में अर्थात सम्मेलन में लॉन्च किया।
इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने के संबंध में जानकारी देना। तो इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने के संबंध में जानकारी देने के लिए इस ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला करंट अफेयर्स है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी रिवर रैचिंग प्रोग्राम अर्थात नदी पशुपालन कार्यक्रम। तो उत्तर प्रदेश में क्या शुरू किया गया? तो राष्ट्रव्यापी रिवर रैचिंग प्रोग्राम अर्थात नदी पशुपालन कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। इसकी शुरुआत किसने की? तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। इस प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? तो 8 अक्टूबर 2021 को। इस कार्यक्रम की शुरुआत 8 अक्टूबर 2021 को हुई। कहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई? तो उत्तर प्रदेश के ब्रिज घाट, जिसे गढ़मुक्तेश्वर भी कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश के ब्रिज घाट जिसे गढ़मुक्तेश्वर भी कहते हैं, तो 8 अक्टूबर 2021 को इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। अगला करंट अफेयर्स है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स क्या किए? तो राष्ट्र को समर्पित किए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स राष्ट्र को समर्पित किए। कब समर्पित किया? तो 7 अक्टूबर 2021 को। 7 अक्टूबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स अर्थात प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2021 को 35 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स अर्थात प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट्स राष्ट्र को समर्पित किया। कहाँ पर? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश के एम्स में। तो उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में, याद रखेंगे, उत्तराखंड में जो एम्स हॉस्पिटल है ऋषिकेश में, तो वहाँ पर 35 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या लक्ष्य रखा है कि 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना करना। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रकार के 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना का लक्ष्य रखा है। अगला करंट अफेयर्स है, 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को लगाई जा सकेगी वैक्सीन, किसने मंजूरी दी? तो DCGI ने दी मंजूरी। DCGI अर्थात ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। इसकी मंजूरी किसने दी? तो DCGI ने अर्थात ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स अर्थात वैश्विक भूख सूचकांक 2021। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 या वैश्विक भूख सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा? तो भारत 101वें स्थान पर रहा। याद रखेंगे, इस सूचकांक में भारत का स्थान 101 रहा। और इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया? तो कुल 116 देश शामिल थे, जिसमें भारत का स्थान 101 रहा। वर्ष 2020 में भारत का स्थान कितना था? तो 107 देश में 94वां स्थान था, जो 2021 में काफ़ी भारत की स्थिति भुखमरी के क्षेत्र में खराब हो चुकी है। तो वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में कुल 116 देश को शामिल किया गया, जिसमें भारत का स्थान 101वें नंबर पर था। 2020 में भारत का स्थान 107 देशों में
94 नंबर पे था। तो 2020 के मुकाबले 2021 में भूखमरी के क्षेत्र में भारत की स्थिति खराब हो चुकी है। तो भारत से बेहतर केवल 15 देश हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल यात्रा की। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार इजराइल देश की यात्रा की। कितने दिनों की यात्रा पर गए थे? तो 5 दिनों की यात्रा पर गए थे। उनकी यह जो यात्रा थी 5 दिवसीय थी, याद रखेंगे। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय इजराइल की यात्रा पर गए हुए थे। कब गए हुए थे? तो 17 अक्टूबर 2021 को यरूशलेम के ताल पियोत स्थित कब्रगाह, किस चीज़ का कब्रगाह था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिक की कब्रगाह में पुष्प चक्र अर्पित किया। तो 17 अक्टूबर 2021 को वे इजराइल की यात्रा पर गए और वहां पर उसकी इजराइल की राजधानी यरूशलेम के ताल पियोत स्थित कब्रगाह पर पुष्प चक्र अर्पित किया। यह जो कब्रगाह था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों की कब्रगाह थी। तो वहां पर इन्होंने क्या किया? तो पुष्प चक्र अर्पित किया। यह एस जयशंकर की पहली यात्रा थी इजराइल की। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की यह पहली इजराइल यात्रा थी। इजराइल के यरूशलेम, रामले और हाइफा में इजराइल के यरूशलेम, रामले और हाइफा में 900 भारतीय सैनिकों को दफनाया गया था। तो याद रखेंगे कि इजराइल के यरूशलेम, रामले और हाइफा में 900 भारतीय सैनिकों को दफनाया गया था। इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो ये जो भारत के विदेश मंत्री की यात्रा हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य था नवंबर से मुक्त व्यापार समझौते को विकसित करना, अर्थात फ्री ट्रेड एजेंसी को विकसित करना। नवंबर से मुक्त व्यापार समझौते को विकसित करना, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में पूरे देश में रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया। यह कितने देर तक रहा? तो 6 घंटे तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। तो लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में पूरे देश में रेल रोको आंदोलन किया गया 6 घंटे तक, 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। यह रेल रोको आंदोलन जो था वह कब किया गया? तो 19 अक्टूबर 2021 को। तो 19 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में पूरे देश में रेल रोको आंदोलन किया गया। याद रखेंगे कितने घंटे? तो 6 घंटे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर। तो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर यह रेल रोको आंदोलन किया गया था। यह आंदोलन किसके द्वारा किया गया? तो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा। याद रखेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा यह आंदोलन किया गया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उनके बेटे आशीष मिश्रा टेनी को गिरफ्तार किया गया है। तो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में ये जो अजय मिश्रा टेनी हैं, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो उनके पुत्र आशीष मिश्रा टेनी को गिरफ्तार किया गया है। यह लखीमपुर खीरी का मसला क्या है? तो वर्ष 2020 में 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के तिकोनिया क्षेत्र में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें 8 लोग मारे गए थे और जिसमें से 4 जो लोग थे वे किसान थे। तो 3 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के तिकोनिया क्षेत्र में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें 8 लोग मारे गए थे, जिसमें से 4 किसान थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत जो है वह छठी बार यूएनएचआरसी का सदस्य बना। तो भारत छठी बार यूएनएचआरसी का सदस्य बना। याद रखेंगे, यूएनएचआरसी का मतलब हुआ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। तो भारत छठी बार यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का सदस्य बना। याद रखेंगे, तो यूएनएचआरसी का मतलब हो गया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, अर्थात यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन। याद रखेंगे, तो भारत छठी बार यूएनएचआरसी का सदस्य बना। यूएनएचआरसी का मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। भारत का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? तो वर्ष 2022 से लेकर 2024 तक। तो 2022 से लेकर 2024 तक भारत 3 साल के लिए इसका सदस्य बना। भारत को कुल कितना वोट मिला सदस्य पाने के लिए? तो 184 वोट। तो भारत को कुल 184 मत हासिल हुआ। अब हम लोग यूएनएचआरसी के बारे में थोड़ा स्टैटिक जीके देखें। तो यूएनएचआरसी का मतलब अभी हमने बताया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड के जिनीवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड के जिनीवा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2006 में। तो यूएनएचआरसी की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। इसके कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 47। तो यूएनएचआरसी के कुल 47 सदस्य देश हैं, जिसमें अफ्रीका और एशिया पैसिफिक क्षेत्र के कुल 13 सदस्य हैं। तो अफ्रीका और एशिया पैसिफिक क्षेत्र के 13 सदस्य हैं, जबकि पूर्वी यूरोप के 6 सदस्य हैं। पूर्वी यूरोप के कितने सदस्य? 6। पश्चिमी यूरोप के 7 सदस्य हैं। पश्चिमी यूरोप के 7 सदस्य, जबकि दक्षिण अमेरिका और कैरिबियाई देशों के 8 सदस्य हैं। तो दक्षिण अमेरिका और कैरेबियाई देशों के 8 सदस्य हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत के 3 राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया। पंजाब और पश्चिम बंगाल ने इसे क्या बताया? तो अतिक्रमण बताया। तो भारत के 3 राज्यों में बीएसएफ अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया। पंजाब और पश्चिम बंगाल ने इसे अतिक्रमण बताया। किस राज्य में अधिकार क्षेत्र बढ़ा बीएसएफ का? तो पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में। तो पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया। अधिकार क्षेत्र में कितना विस्तार हुआ? तो बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पहले 15 किलोमीटर था, अब उसको बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया। तो 15 किलोमीटर से बढ़ाकर इसका जो दायरा है वह 50 किलोमीटर तक कर दिया गया। इसके बढ़ाने का कारण क्या था? तो परिचालन दक्षता में सुधार और तस्करी रैकेट पर नकेल कसना। तो परिचालन दक्षता में सुधार करना और तस्करी रैकेट पर नकेल करने के लेकर इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया। इसके लिए अधिसूचना कब जारी हुई? तो 11 अक्टूबर 2021 को। तो इसके लिए जो अधिसूचना जारी हुई वह 11 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया। गुजरात में अधिकार क्षेत्र में कमी कर दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है कि सारे जगहों पर तो बढ़ाया गया बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र, लेकिन गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में कमी कर दिया गया। पहले कितना था? तो 80 किलोमीटर, अब उसका दायरा घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया। तो गुजरात में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत यह बदलाव किया गया? तो सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत यह बदलाव किया गया। तो सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत यह बदलाव किया गया। अब सीमा सुरक्षा बल की स्थापना अर्थात बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी?
तो 1 दिसंबर 1965 को। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आज़ादी एट द रेट 75 एक्सपो का किया दौरा। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आज़ादी एट द रेट 75 एक्सपो का दौरा किया। PMAYU के 75,000 लाभार्थियों को सौंपी डिजिटल रूप से चाबियां। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित आज़ादी एट द रेट 75 एक्सपो का दौरा किया और PMAYU के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल रूप से चाबियां सौंपी। अब ये जो दौरा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कब हुआ? तो 5 अक्टूबर 2021 को। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यह दौरा हुआ वह 5 अक्टूबर 2021 को हुआ। किस प्रतिष्ठान में यह दौरा हुआ? तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। तो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ। इस एक्सपो का क्या नाम है? इस एक्सपो का नाम दिया गया आज़ादी एट द रेट 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप एक्सपो। तो इस एक्सपो का क्या नाम दिया गया? आज़ादी एट द रेट 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप एक्सपो। PMAYU का मतलब क्या होता है? तो PMAYU का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन अर्थात प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। तो PMAYU का मतलब होता है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेम 2 के तहत कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर और गाजियाबाद सहित 7 शहरों के लिए 75 बसों को हरी झंडी भी दिखाई तथा एक कॉफ़ी टेबल का भी विमोचन किया। तो इस एक्सपो के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेम 2 के तहत कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर और गाजियाबाद सहित 7 शहरों के लिए 75 बसों को हरी झंडी भी दिखाई तथा एक कॉफ़ी टेबल का भी विमोचन किया। याद रखेंगे। अब यह जो एक्सपो था वह किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? तो आवास और शहरी विकास मंत्रालय। तो इस एक्सपो का आयोजन अगर पूछा जाए किस मंत्रालय के द्वारा किया गया तो आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। यह एक्सपो कब से कब तक चला? तो यह जो एक्सपो था वह 5 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर 2021 तक चला। तो यह एक्सपो जो लखनऊ में आयोजित हुआ आज़ादी एट द रेट 75 एक्सपो न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप एक्सपो, तो यह 5 से 7 अक्टूबर 2021 तक चला। आम जनता के लिए कब खोला गया? तो 6 और 7 अक्टूबर 2021 को इसे आम जनता के लिए खोला गया। इस एक्सपो की थीम क्या थी? तो वर्ष 2021 में यह जो एक्सपो मनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी जल सुरक्षित शहर, स्वच्छ शहरी भारत, सभी के लिए आवास, नई निर्माण तकनीकें, सतत गतिशीलता, स्मार्ट सिटी विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने वाले शहर। तो जल सुरक्षित शहर, स्वच्छ शहरी भारत, सभी के लिए आवास, नई निर्माण तकनीकें, सतत गतिशीलता, स्मार्ट सिटी विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने वाले शहर, यह इस एक्सपो की थीम थी अर्थात विषय थी। अगला करंट अफेयर्स है वेरी इंपॉर्टेंट। एक संयुक्त पहल लॉन्च किया गया जिसका क्या नाम था? तो डिजी सक्षम।
तो डिजी सक्षम नामक एक संयुक्त पहल लॉन्च किया गया। यह युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए श्रम मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट की संयुक्त पहल थी। तो डिजी सक्षम नामक एक संयुक्त पहल श्रम मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट की एक संयुक्त पहल क्या किया गया, तो लॉन्च किया गया। क्या उद्देश्य था, तो युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए श्रम मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट की यह एक संयुक्त पहल थी जिसे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा यह जारी किया गया, तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। तो एक चीज तो याद हो गया होगा कि भारत के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन हैं, तो भूपेंद्र यादव। तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इस डिजी सक्षम नामक संयुक्त पहल को लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना। और यह किसके द्वारा जारी किया गया, तो भारत के श्रम मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के संयुक्त पहल के द्वारा। यह कब जारी किया गया, तो 30 सितंबर 2021 को। तो 30 सितंबर 2021 को यह डिजी सक्षम नामक पहल को जारी किया गया। अगला करंट अफेयर्स है, एक पेपर लीक हुआ था, पंडोरा पेपर लीक। तो पंडोरा पेपर लीक क्या है, तो भारत सरकार ने पंडोरा पेपर्स में सीबीडीटी के नेतृत्व में जांच के आदेश दिए। तो भारत सरकार ने पंडोरा पेपर्स लीक में सीबीडीटी के नेतृत्व में, सीबीडीटी का मतलब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नेतृत्व में जांच के आदेश दिए। कब आदेश जारी किया गया, तो 4 अक्टूबर 2021 को। तो 4 अक्टूबर 2021 को यह आदेश जारी किया गया। पंडोरा पेपर क्या है, तो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने 1.19 करोड़ से ज़्यादा गोपनीय फाइलों का भंडार प्राप्त किया है। इसने 150 समाचार आउटलेट्स के 600 से ज़्यादा पत्रकारों की एक टीम का नेतृत्व किया। तो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने 1.19 करोड़ से ज़्यादा गोपनीय फाइलों का भंडार प्राप्त किया है। इसने 150 समाचार आउटलेट्स के 600 से ज़्यादा पत्रकारों की एक टीम का नेतृत्व किया। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ किया गया। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ किया गया। कब शुभारंभ हुआ, तो 1 अक्टूबर 2021 को सुबह 11 बजे। तो 1 अक्टूबर 2021 को सुबह 11 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ किया। कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई, तो नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। तो नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सुबह 11 बजे 1 अक्टूबर 2021 को। इसका उद्देश्य क्या था, तो सतत विकास लक्ष्य 2030 को पाने के लिए यह जो है क्या किया गया, तो यह मिशन लॉन्च किया गया। सतत विकास लक्ष्य 2030 को पाने के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया। अगला करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है, क्लीन इंडिया ड्राइव। क्लीन इंडिया ड्राइव भारत के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने की 1 अक्टूबर 2021 से देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा। तो भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 1 अक्टूबर 2021 से देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। कब घोषणा किया, तो 26 सितंबर 2021 को। तो भारत के
जो खेल मंत्री हैं, उन्होंने क्लीन इंडिया ड्राइव अर्थात 1 अक्टूबर 2021 से देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। यह अभियान कब से कब तक चला? तो 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 अक्टूबर 2021 तक यह स्वच्छ भारत अभियान चला। तो 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 अक्टूबर 2021 तक यह स्वच्छ भारत अभियान चला। इसका उद्देश्य क्या था? तो सिंगल यूज प्लास्टिक और अन्य कचरे से छुटकारा पाना। तो इस अभियान का उद्देश्य था सिंगल यूज प्लास्टिक और अन्य कचरे से छुटकारा पाना। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 2014 में। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। इसका जो पहला चरण था वह कब से कब तक चला? तो अक्टूबर 2019 तक चला था। तो इसका पहला चरण अक्टूबर 2019 तक चला था और दूसरा चरण कब से कब तक चलेगा? तो 2020 से 2021 और 2024 से 2025 के बीच तक चलेगा। तो इसका दूसरा चरण वर्ष 2020 से 21 और वर्ष 2024 से 25 के बीच तक चलेगा। अगला करंट अफेयर्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब हर भारतीयों के पास होगा डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड। तो केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि हर एक भारतीयों के पास अब डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड होगा। इसकी शुरुआत कब की गई? तो 27 सितंबर 2021 को। इसकी शुरुआत 27 सितंबर 2021 को की गई। इस मिशन का क्या नाम है? तो इस मिशन का नाम था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। किस मिशन के तहत यह हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। याद रखेंगे, इस डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड में कुल कितने अंक होंगे? तो यह जो डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा उसमें कुल 14 डिजिट होंगे। जिस प्रकार आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं, तो डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड में कुल 14 अंक होंगे, अर्थात 14 डिजिट होंगे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देश के 11 राज्यों में फैला सेरो टाइप 2 डेंगू अर्थात DENV2 एक डेंगू का टाइप है सेरो टाइप 2 डेंगू, जो देश के 11 राज्यों में फैल गया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि इस डेंगू के जो टाइप है उसका क्या नाम है? तो सेरो टाइप 2 DENV2। केंद्र सरकार द्वारा इस पर बैठक कब की गई? तो 18 सितंबर 2021 को। तो केंद्र सरकार द्वारा इसके संबंध में जो बैठक की गई वह 18 सितंबर 2021 को की गई। तो किन किन 11 राज्यों में यह सेरो टाइप 2 डेंगू फैल गया? तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो जो 11 राज्य जिनमें यह सेरो टाइप 2 डेंगू फैला अर्थात DENV2 नामक डेंगू फैला, तो वे राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में मार्च 2022 तक होगा दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। तो भारत में मार्च 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। इसके लिए घोषणा कब की गई? तो 17 दिसंबर 2021 को। इसकी घोषणा कब की गई? तो 17 सितंबर 2021 को। घोषणाकर्ता कौन थे, अर्थात इसकी घोषणा किसने की? तो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। तो इसके लिए जो घोषणा किया वह भारत के केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की। यह एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक जाएगा? तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक। तो यह जो एक्सप्रेसवे है वह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक जाएगी, जो मार्च 2022 तक दुनिया का। तो यह तो था हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम वर्ष 2021 का जनवरी से दिसंबर तक। तो यह राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे
अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पूरा दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर तक तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग नवंबर और दिसंबर तक देखेंगे और पूरा 2021 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और खेल घटनाक्रम, उसके बाद अर्थव्यवस्था घटनाक्रम, पर्यावरण पारिस्थितिकी घट। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।